नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत की तलाश में है, इसलिए अब ऐसा फार्मूला तलाशा जा रहा है जिससे 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत मिल सके। खबर है कि जिस तरह कर्नाटक में कम मार्जिन से हारने वालों को टिकट दिए गए थे और सिटिंग एमएलए को रिपीट किया गया था, वही फार्मूला मध्य प्रदेश में भी अपनाया जा सकता है। कांग्रेस जीत का फार्मूला तो तलाश रही है, लेकिन कांग्रेस की जीत की संभावनाओं पर सबसे बड़ा सवालिया निशान उस सर्वे ने लगाया है जिसे कांग्रेस खारिज करती रही है। सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस के कुल 54 सिटिंग एमएलए ही जीत पाएंगे, यानी 42 सिटिंग एमएलए को खतरा है। ऐसे में सभी सिटिंग एमएलए को टिकट रिपीट करने का जोखिम कांग्रेस कैसे उठाएगी? क्या कम अंतर से हारने वाले सभी प्रत्याशियों को इस बार भी टिकट दिया जाएगा? और क्या टिकट वितरण बिना गुटबाजी संपन्न हो सकेगा? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस इस बार कर्नाटक का फॉर्मूला अपना सकती है। इस फॉर्मूले में सिटिंग एमएलए के साथ साथ 3 से 5,000 वोटों से हारने वाले प्रत्याशियों को भी विधानसभा चुनाव में टिकट देने की योजना है। दूसरी तरफ कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भी अप्रैल तक अधिकांश टिकट बांटने की योजना भी है। कांग्रेस कुछ मामलों में भाजपा के नक्शे कदम पर भी चल रही है, जिसमें सभी मतदान केंद्रों तक पहुंचना, पन्ना प्रभारी बनाना, पन्ना समिति सदस्यों की नियुक्ति करना, बूथ लेवल एजेंट और प्रभारी तैनात करना और वोट प्रतिशत बढ़ाने की कवायद शामिल है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज का कहना है कि कांग्रेस में टिकट वितरण का आधार सर्वे और लोकप्रियता है, जो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेगी। देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि वो सर्वेस के आधार के ऊपर टिकट देंगे। सर्वे निरंतर चल रहे हैं, लोकप्रियता के आधार के ऊपर। जनता जिसको चुनना चाहती है, जनता जिसको अपना नेता समझती है, वो फीडबैक तमाम हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी के पास है। कांग्रेस पार्टी जनता के हिसाब से टिकट वितरण करने वाली है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी विचलित होना उसका स्वाभाविक है। तो वो बड़ी परेशान चल रही है। आज ये समस्या तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि वो किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे। हमारे टिकट वितरण किसी भी मार्जिन से, जो भी चुनाव पिछले परिणाम रहे हों, उसमें जो सर्वे का नाम आएगा उसको टिकट मिलेगा और वो जीत के लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनना तय है। भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि कांग्रेस कोई भी मापदंड अपना ले, चाहे किसी भी तरीके से टिकट वितरण करे, लेकिन कांग्रेस का हारना तय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हकीकत तो उस सर्वे में ही सामने आ चुकी है, जिसका जिक्र कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई भी मानदंड या मापदंड निर्धारित कर ले, पर कांग्रेस पार्टी की पराजय सुनिश्चित है। कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे था वो लक्ष्मण सिंह जी ने, जो कांग्रेस के विधायक हैं, ट्वीट कर बताया था कि कुल जमा 50-54 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली है। और जिस प्रकार की गुटबाजी श्रीमान कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान अजय सिंह जी, श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान अरुण यादव जी के बीच है और बाकी नेताओं के बीच है, वो कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो कांग्रेस कोई भी पैमाना, मापदंड अपना ले, पर पराजय सुनिश्चित है। कांग्रेस आगामी विधानसभा में जीतने के लिए अनेक फॉर्मूले पर काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता गुटबाजी है। कांग्रेस के सत्ता में आयोजित ओबीसी सम्मेलन में भी गुटबाजी देखने को मिली थी। भाजपा ने कांग्रेस की गुटबाजी पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस में युवा नेताओं को मौका न मिलने पर भी सवाल उठाए जाते हैं। क्या चुनाव से बहुत पहले टिकट घोषित करके कांग्रेस मजबूत स्थिति दर्ज करा सकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। वो फार्मूले तो कई सारे होते हैं, जो जीत जाए वही फार्मूला काम करने लगता है या उसकी चर्चा होने लगती है। हमने देखा है, दमोह की अगर बात करें, जब कांग्रेस को उपचुनाव में जीत मिली थी कोविड के उस दौर में, तब कहा जा रहा था कि पूरे मध्य प्रदेश में अब हम जो है इसी फार्मूले पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, लेकिन वो फार्मूला ज़्यादा समय चला नहीं। उसके पहले तमाम सारे फार्मूले आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन इस बार चर्चा कर्नाटक की इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक वो स्टेट है जहाँ पिछली बार जेडीएस के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ये बात हो रही है कि अंतर कलह के चलते वो सरकार चली नहीं और गिर गई। तो अब उसी कर्नाटक की फिर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे बीजेपी ने भी एक फार्मूला लगाया था 75 वाला, लेकिन उसको तोड़ा गया था और बीएस येदियुरप्पा को दोबारा लाया गया था। ये बात हो रही है कि उनको फिर हटाना पड़ा।
अब जो फार्मूले की बात हो रही है कि सिटिंग एमएलए को टिकट दे दिया जाए, जो 2-3 हज़ार के अंतर से जो लोग हारे उनको भी टिकट दे दिया जाए, तो क्या ये विनिंग फार्मूला साबित हो सकता है मध्य प्रदेश में? देखिए मनोज जी, फार्मूले पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आपने शुरुआत में कही कि जो साम नाम दंड भेद जो भी करके राजनीति में जो जीत जाता है वही सिकंदर होता है। इस तरह से युद्ध के मैदान में सभी तरह के दांव पे अपना के जो जीतता है वही सिकंदर होता है। देखिए, टिकट वितरण का आधार कुछ भी हो, लेकिन हाँ, हर पार्टी कहती है कि हम चुनाव जीत सकने की पूरी क्षमता रखने वाले व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, संभावना व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। इस तरह की बात होती रहती है और देती भी है पार्टी। लेकिन हाँ, कांग्रेस में मुझे लगता है जिस तरह से 18वें फार्मूला अपनाया गया था, तो सर्वे को एक बहुत बड़ा आधार माना गया था, उसको आधार माना जा सकता है इस बार भी। और जिस तरह से जो इंटरनल सर्वे लगातार कमलनाथ जी करवा रहे हैं, लेकिन जो एक सर्वे अभी चर्चा में जिससे कांग्रेस खारिज भी कर रही है, तो वो तो और खतरनाक है, वो और खतरा साबित हो रहा है उससे, तो जिसमें लक्ष्मण सिंह ने कह दिया 40-45 से ज्यादा नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिला के मेरा कहना कि हाँ, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का पहली बार कर्नाटका से बने, और कर्नाटका से बनने के बावजूद के कारण जो है कर्नाटका में जो चुनाव मध्य प्रदेश से पहले होने वाले हैं, जिस तरह से फार्मूले अपनाए जा रहे हैं, आपने जिन फार्मूलों का जिक्र किया उसके अतिरिक्त एक और दो फार्मूला तो मैं फिर दोहरा देता हूँ उन्हीं बातों को, कि जो कम मार्जिन से जीत हारे हुए प्रत्याशी हैं कांग्रेस को, उनको एक मौका दिया जाएगा। और मार्जिन कितना हो सकता है? 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है। यदि 3000 खिलावन जी, मार्जिन भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकती है। उम्मीदवार कहाँ है आपके पास, उन्हीं को दे दो। मजबूरी भी हो सकती है। और हमने अशोक सिंह देखे हुए ग्वालियर में 3 चुनाव लाखों के अंतर से हारे हैं वो, लेकिन लगातार उनको टिकट मिला है। कर्नाटका में चेहरा नहीं है आपके पास। तीसरा फार्मूला यही है कि बार बार चुनाव हारने वाले या 2 से अधिक बार चुनाव हारने हुए लोगों को टिकट नहीं दी जा रही है कर्नाटका में, और ये फार्मूला मध्य प्रदेश पे भी सख्ती से लागू होगी, ऐसा मुझे अंदाजा है। तो वो तो इसलिए भी हो सकता है ना, जिनको आपको निपटाना है, चाहे अजय सिंह हो कि एक लोकसभा एक विधानसभा, रामनिवास रावत हो, सुरेश पचौरी हो। नहीं, रामनिवास रावत तो एक ही हारा है भाई। हाँ, एक नहीं, लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव हारे हैं, दोनों हार गए। हाँ, दोनों हार गए। तो कुल मिला के मेरा दिग्विजय सिंह भी एक हार चुके हैं, ताजा। तब सब राजनीति में शिथिलता भी दी जाती है, तो आपको समझ जाइए कुछ लोगों के लिए जो नियमों को शिथिल लेकिन समृद्ध को नहीं, लेकिन बात उसकी नहीं, बात ये ना कि जो हमने देखा कि अगर अरुण यादव को आपको खंडवा से टिकट नहीं देना है तो आपके सर्वे में पिछड़ जाता है, लेकिन वही खंडवा से आप अरुण यादव को आप बुधनी भेज देते हो मुख्यमंत्री के खिलाफ, तब वो विनिंग कैंडिडेट आप उनको लगते हैं। देखिए, राजनीति में सब कुछ जायज होता रहता है। दूसरा कर्नाटका की जो आप चर्चा कर रहे थे, निश्चित रूप से कर्नाटका में बहुत समय से पहले प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी गई थी, और शुरू अभी भी है। अभी भी कुछ लोगों की घोषणा लगातार की जा रही है। हम लोग समाचार पत्रों में उसको नहीं पढ़ पाते, क्योंकि नेशनल समाचार पत्र इनको स्थान नहीं देते इन छोटी मोटी बातों को। लेकिन हाँ, यदि मध्य प्रदेश में ये फार्मूला लागू किया जाएगा तो इस फार्मूले के गुण और दोष दोनों हैं, लाभ भी है और हानि भी है। कई बार होता ये है कि समय से पहले किसी को टिकट दे दिया जाए, कंफर्म हो जाता है, तो वो पूरी तैयारी से और अपने रूठे हुओं को मनाने में लग जाता है। लेकिन जिनको टिकट से वंचित कर दिया जाता है, वो तो फिर बत्ती पर बत्ती देने के लिए पूरी तैयारी जो है मैदानी स्तर पर फील्डिंग जमा लेता है। इस तरह से हानि भी होती है। तो मुझे लगता है इस फार्मूले पर यदि काम होता है तो बहुत गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि भाजपा के आसपास वो अभी टिकने का मुझे संकेत नहीं दिख रहा है कि वो कांग्रेस में यही हालत रही, ऐसी कमोबेश यही स्थिति रही, तो मुझे नहीं लगता कि अगली सरकार वो पूरी दमदारी के साथ बनाने की स्थिति में रहे। लेकिन हाँ, यदि अभी परिस्थितियां बहुत बदलेंगी, अभी पूरे 10 महीने से ज़्यादा है, लगभग 11 महीने हैं चुनाव को, परिस्थितियां उलटफेर होती रहती हैं राजनीति में, और कब पाला हो कि कोई मुद्दा किस तरह से किसके खिलाफ आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को हर कदम बहुत फूक कर उठाना चाहिए। कहीं का ब्रजेश जी, कदम फूक के उठाना चाहिए, लेकिन फार्मूला तो हिमाचल का भी लागू हो सकता था कि सारी लीडरशिप जो बड़े नेता थे साथ मिलकर चुनाव लड़े, गांधी परिवार वहाँ से दूरी रहा, प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाले रही और सरकार बना भी ली उन्होंने। भले 1% वोट का अंतर रहा हो, लेकिन सीटें उनकी 40 आ गई और बीजेपी 25 पे सिमट गई 44 से। फार्मूला गुजरात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार आपने लीडरशिप में मची
और जो आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी और जिस प्रकार से कांग्रेस का जो हश्र हुआ, तो सारे फार्मूलों को ध्यान में रख के अगर टिकट बांटेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सबसे पहले तो वही हिमाचल फार्मूला कि सारे नेता जो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार वो सारे एक साथ आ जाएं। लेकिन हमारे यहाँ तो देख रहे हैं कि भावी मुख्यमंत्री अकेले चले जा रहे हैं, कमेटी पे कमेटी बनाए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को रख रहे हैं वो युवाओं की जगह कि जो 80 साल 70 साल के हैं उसमें, और युवा उस टीम में है नहीं, या ऐसे चेहरे हैं जो 2-2 3-3 चुनाव हार गए हैं। और दूसरा दावेदार तो कोई है ही नहीं ना, भाभी तो एक ही बन गए ना मनोज जी। वो तो टिकने नहीं दे रहे हैं ना, दावेदार तो बहुत सारे, बात हसरतें मुझे तो नहीं उनकी लगता भी है। हाँ। जो पार्षद हैं वो भी सोचते होंगे कि मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए मनोज जी, अलग अलग राज्यों के हिसाब से फार्मूले बनाए जाते हैं। हमने बीजेपी में फार्मूले लागू करते भी देखे हैं, लेकिन कांग्रेस में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फार्मूला बनता है। बनते जरूर हैं, हमने देखा था कि राजस्थान में बाकायदा चिंतन शिविर हुआ, बहुत सारे फार्मूले बने, लेकिन अक्षरशः उनका पालन नहीं हुआ। बाद में उन्हीं में से किस तरह से, जिस तरह हम देखते हैं कि नया कानून बनकर आता है तो कानून तोड़ने वाले उसकी कमियां ढूंढ लेते हैं और उसको तोड़ लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही कांग्रेस में हमने देखा है फार्मूले बनते हैं, लेकिन फार्मूलों के तोड़ भी साथ साथ आ जाते हैं। मान के चलिए उन्होंने कहा कि परिवार से हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन उस आदमी को टिकट देंगे जो लगातार 5 साल से सक्रिय है। तो आपने उसका एक रास्ता निकाल लिया कि परिवारवाद को आप कैसे तरह से फलते फूलते रहेंगे। कर्नाटक में फार्मूले की हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक में बात की जा रही है कि 3000-5000 वालों जो हार गए हैं इतने मार्जिन से, उनको टिकट दिया जा सकता है। वहाँ एक और फार्मूला भी चल रहा है मनोज जी, कि जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी दावेदार होगा, वो 2 लाख रुपए देगा। दावेदारी के साथ 2 लाख रुपए जमा कराएंगे ताकि पैसे की कमी नहीं आए। अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए उसमें 50% की छूट भी दी गई है। तो फार्मूले बने हैं। मध्य प्रदेश में भी क्या पैसे भी वसूल किए जाएंगे क्या, उस हिसाब से भी फार्मूले बना रहे हैं यदि कर्नाटक फार्मूला लागू कर रहे हैं। और रही बात, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में यदि कर्नाटक फार्मूला आप लागू नहीं करोगे तो फिर कौन सा फार्मूला लागू करोगे। जो सिटिंग एमएलए की हम बात कर रहे हैं टिकट देने की, ये तो परंपरा सी चली आ रही है, हम देखते आ रहे हैं मनोज जी। उन्हीं व्यक्तियों का टिकट कटता है जो अपने दूसरे परिवार के किसी सदस्य को दिलाना चाहते हैं, लेकिन सिटिंग एमएलए का तो टिकट हमने पक्का ही देखा है कांग्रेस में। बिल्कुल, कांग्रेस में अपवाद होता है कि सिटिंग एमएलए का अगर टिकट कट जाए, कट गए तो दूसरी परिस्थितियां कुछ रही होंगी तब कटता है। और जो बात हम कह रहे हैं 2000-3000 के मार्जिन से जो लोग हारे होंगे उनके टिकट भी लगभग पक्के इसलिए ही रहते हैं मनोज जी, क्योंकि आपके पास उम्मीदवारों की कमी नहीं। आप सेकंड लीडरशिप खड़ी नहीं होने देते कांग्रेस के नेता, जो वहां पे से लगातार हम देख रहे हैं कि जो विधायक हैं और जो विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं, दूसरे को पनपने ही नहीं देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो आपके पास सेकंड लीडरशिप रहती नहीं है, तो आपको मजबूरी में उन्हीं को देना पड़ता है। आप कोई भी सर्वे करा लीजिए, सर्वे में ये आता है ना सबसे प्रबल सबसे जीतने वाला कौन व्यक्ति है, सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है। तो वो भले ही हार सकता हो लेकिन आता वही है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है, या वो दूसरों को उतना सक्रिय नहीं रहने देता, या जिस तरह से गुटबाजी होती है, पट्टावाद होता है कांग्रेस में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता, चाहे बड़े नेता जिस तरह से दूसरी लीडरशिप को नहीं पनपने देते हैं, जैसे दूसरी लीडरशिप है जो छोटे नेता हैं वो अपने क्षेत्र में किसी को नहीं पनपने देते। तो आप लाओगे कहाँ से? पहली सूची आपकी बेहतर आ जाती है, दूसरी सूची आपकी जब आती है तब आपके पास ऐसे ही उम्मीदवार बचते हैं, तो उनको आपको मजबूरी में टिकट देना पड़ता। अभी तक हम बार बार बात करते थे कि कमलनाथ जी इस बार सर्वे कराएंगे, सर्वे के आधार पर बड़ी संख्या में वो अपने विधायकों के टिकट काट देंगे। बिल्कुल, मान लीजिए यदि ये सर्वे करा लेते हैं, सर्वे के आधार पर टिकट कटते हैं, तो फिर आपके पास उम्मीदवार कहाँ है मनोज जी? उनसे बेहतर उम्मीदवार आपके पास है नहीं। तो मजबूरी है आपके पास कि जो आपके हार भी रहे, जो जीत भी जाते हैं तो आप संभाल नहीं पाते, वो उड़ जाते हैं। हाँ, तो बहुत सारी समस्या हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि कमलनाथ जी एक तरफा चाहेंगे कि राजगढ़ क्षेत्र से लेकर वो बिंद से लेकर तमाम पूरे मध्य प्रदेश में, चंबल, महाकौशल, मालवा, निमाड़, बिल्कुल जो चाहेंगे उसको टिकट दे देंगे? निश्चित तौर पर ऐसा हो नहीं सकता मनोज जी। क्या आपको दिग्विजय सिंह को आप इतना कमजोर समझ रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनको आप टिकट नहीं दोगे? जैसा हमने एक उदाहरण की बात कर रहे थे अशोक सिंह की बात, आपके पास कोई चेहरा नहीं है, आपको मालूम है कि ये हार रहे हैं और हारते चले आ रहे हैं, इसके बावजूद आप टिकट दे रहे हो, क्योंकि आप उसकी जगह आपको कोई दूसरा नेता आपने खड़ा होने नहीं दिया है अभी तक वहां पर। तो आपके लिए मजबूरियां भी हैं। और जितनी बड़ी संख्या में हमने देखे हैं कि यदि सिंधिया के साथ चले गए हैं तो उन क्षेत्रों में हम यदि किसी भी एक क्षेत्र का, एक विधानसभा का उदाहरण ले लेते हैं मनोज जी, यदि सांची में प्रभुराम चौधरी ने किसी को पनपने दिया, सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत ने किसी को कांग्रेस में पनपने दिया था क्या? निश्चित तौर पर नहीं। आपको आयतित लोगों को हमने सुर्खी में देखा, आपने पारुल साहू को आपको टिकट देना पड़ा। तो आपके साथ परिस्थितियां वैसी है ना, आपके पास उम्मीदवार नहीं है मनोज जी। तो जब आप उम्मीदवार नहीं है तो कोई से भी फार्मूले ले आओ, आपको टिकट उन्हीं को देना है, चाहे उसको फार्मूले के उसमें रख लीजिए कि हमने ये फार्मूला बनाया, इस आधार पर आपको टिकट दे रहे हैं। लेकिन टिकट तो आपकी मजबूरी है, फार्मूले कितने भी ले आओ, आपके पास उम्मीदवार नहीं है, 230 उम्मीदवार नहीं है, तो आपको उन्हीं लोगों को देना पड़ेंगे
जो आपकी मजबूरी भी है। बिल्कुल। तो तो फार्मूले खिलावन का जी। नाम दे देते हैं, यदि कहीं पे फार्मूले से आपको सफलता मिलती है तो आप कहते हो कि साहब हमको वो वाला फार्मूला अपनाना चाहिए। हिमाचल में सफलता मिल गई, जैसा आपने उदाहरण दिया था दमोह में, आपको दमोह में सफलता मिल गई तो आपने उसको एक फार्मूला बना दिया। जिस तरह से हम देखते हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल बन जाता है, जिस तरह से हम देखते हैं कि देश में गुजरात मॉडल बन जाता है, तो सफलता का तो केजरीवाल मॉडल भी है जो कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है। बिल्कुल। तो खिलावन जी, मॉडल की बात हो रही है, हम कहें कि अगर जो पार्टी अगर 230 उम्मीदवार नहीं चयन कर पाती, जो ब्रजेश जी कह रहे हो, आप भी लंबे समय से आप हम देख रहे हैं कि वो 2003 का चुनाव हो, 8 का हो, 13 का हो, 18 का हो, तो हमने देखा कि उम्मीदवारों की जो पहली सूची के बाद जो ब्रजेश भी कह रहे थे कि दूसरी तीसरी सूची में जैसे नाम आते हैं, वो पार्टी कोई भी फार्मूला ले आए तो जब तक उसके पास काडर नहीं, जब वो 230 लोग नहीं चुन पा रही पूरे मध्य प्रदेश से जिनको चुनाव लड़ा सके, तो वो कोई भी फार्मूला ले आए। तो सबसे पहले तो ज़मीनी स्तर पर आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं। आप भले कह रहे हैं कि हम बीजेपी की स्टाइल में 64,100 मतदान केंद्रों में पन्ना प्रभारी बना देंगे, बूथ लेवल तक कार्यकर्ता पहुँचा देंगे, लेकिन क्या वो कार्यकर्ता आपके लिए काम करेगा, पार्टी के लिए, कि या उम्मीदवार के लिए करेगा, या किसी नेता विशेष के लिए? क्योंकि कांग्रेस के बारे में हम जानते हैं वो लीडर बेस्ड पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी नहीं है। तो ये एक बड़ा संकट है, सबसे पहले तो इसको सुलझाना पड़ेगा। और चुनावी साल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप प्रभारी बदलते जा रहे हैं कि पन्ना प्रभारी कौन समन्वय करेगा, और आपने तमाम तरह की जो एजेंसियां बना रखी हैं आपने अंदरूनी कि कौन किससे समन्वय करेगा, कौन कौन से काम देखेगा, प्रकोष्ठ कौन देखेगा, वो चुनावी साल में कर रहे हैं। जो आपका मूल है मंडलम और पन्ना प्रभारी का जो आपका कंसेप्ट है, जिसपे आप बीजेपी की नकल कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रभारी आपके मतलब आप युद्ध में चले गए और फिर कह रहे हैं कि हम घोड़ा बदलेंगे या उसकी रास बदलेंगे या सवार बदलेंगे। देखिए मनोज जी, मैं आपके सवाल पर आता हूँ। सबसे पहले तो कांग्रेस कितना भी दावा कर ले कि हमारी मैदानी स्तर पर संगठन मजबूत हो रही है, हम पन्ना प्रमुख भी बनाएंगे, हम बूथ लेवल के कार्यकर्ता भी तैयार करेंगे, लेकिन जो भाजपा ने जो कर लिया है पहले से तैयारी, या भाजपा जो करती आई है, और मैदानी संगठन जितना मजबूत है उनका मुकाबला कांग्रेस इस मामले में नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आज तैयारियां शुरू हो रही कई चीजों की, जबकि भाजपा तो पहले से इन सब चीजों को कंप्लीट कर चुकी, उनके सम्मेलन भी बुला चुकी, उनकी बैठकें भी ले चुकी, उनको त्रिदेव और क्या चतुर्थ देव क्या क्या बहुत सारे जो है फार्मूले अपना के उनको जो है ना लगातार अपने आप से जोड़ने का या प्रदेश संगठन से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि देखो, गुटबाजी की बात हो, जहाँ तक अभी ब्रजेश जी चर्चा कर रहे थे कि कई क्षेत्र ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पूरे चाह कर भी यदि पूरी ताकत भी लगा दे कमलनाथ, तो उनको जो है तो उन्हीं लोगों को टिकट देना पड़ेगा जो वहां के छत्रप चाहते हैं, और ऐसा होगा आने वाले, हम कई चुनाव में देख चुके हैं, और ऐसा होने वाला भी है। सबको इग्नोर नहीं किया जा सकता, कम ताकतवर को इग्नोर किया जा सकता है, ज्यादा ताकतवर छत्रप है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में और इग्नोर करके कर भी क्या लेंगे ना खिलाफ। लेकिन हम देख रहे हैं ना किसको ले आएंगे, नेता को खत्म करने वाला ओबीसी सम्मेलन बुलाते हैं, उस क्षेत्र के सबसे बड़ा नेता आपके मंच पे नहीं रहता है। देखिए वो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था, मैं इस बात पे कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, कांग्रेस के लोग बताएंगे, भाजपा के लोग बताएंगे, लेकिन हाँ यदि वो छत्रप है वहाँ के और वहाँ के नेता माने जाते हैं तो उनको पूरे सम्मान के साथ बुलाना चाहिए था और रहना भी चाहिए था उन्हें। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है, देखिए कांग्रेस में गुटबाजियां बहुत हैं, हम लंबे समय से गुटबाजी देख रहे हैं, गुटबाजी के बीच ही कांग्रेस पनप जाती है, सरकार में आ जाती है, अभूतपूर्व बहुमत भी प्राप्त कर लेती है कई बार। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है, कांग्रेस की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ गई है गुटबाजी, और गुटबाजी के बीच से बाहर निकल के कांग्रेस जिस तरह से लगातार सरकार बनाती, कई राज्यों में सरकार बनाती, मध्य प्रदेश में लगातार सरकार रही उसकी दो टर्न, तो दिग्विजय सिंह भी रहे, दिग्विजय सिंह के समय भी कम गुटबाजी थी क्या? जब छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए मुख्यमंत्री बनाने के समय कितना जूतम पैजार हुआ था छत्तीसगढ़ में, पूरा इतिहास गवाह है। मध्य प्रदेश में कितने बार जूतम पैजार हुए हैं, जब दिग्विजय सिंह को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो कितने दरवाजे टूटे थे पीसीसी के, ये आप और हम जानते हैं। तो कुल मिला के जो पुराना नया पीसीसी भवन है वहां भी बम फूटते देखे थे, हाँ, जब शेडो में चलता था। बहुत सारी घटनाएं, आज भी लात को कोई भी मार देता है, किसी भी दिन जब अंदर से दरवाजा बंद होता है तो लात मार देता है कोई कार्यकर्ता, ये तो होता ही रहता है। और गुटबाजी को हमने देखा है, लेकिन गुटबाजी के बाद भी कांग्रेस ने अपने आप को स्थापित कर रखा है, ये महत्वपूर्ण बात है। मतलब उसका सबसे बड़ा शायद कारण यही है ना कि दो दलीय व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमने देखा जहाँ आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही, पंजाब देख लीजिए आप, दिल्ली देख लीजिए आप, 15 साल की सरकार के बाद जीरो पर खड़ी कांग्रेस। गुजरात में पिछली बार ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार बना लेंगे वो, आज स्थिति देखिए उनकी वहाँ।
तो शायद एक खतरा ये भी है ना, AIMIM है, आम आदमी पार्टी है, बसपा अपना जोर लगाई जा रही है, सपा लड़ेगी सही। आम आदमी पार्टी ने बहुत तैयारी अंदर अंदर कर ली है मनोज जी, बहुत तेजी से उनकी तैयारियां चल रही है। जिस तरह से हम लोगों के पास खबरें आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर पर से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं किसी जमाने के, तो मुझे मालूम है कोई किस तरह के काम कर रहे हो, किस तरह से अंदरूनी क्षेत्रों में जिस तरह से उनके लगातार घुसपैठ बढ़ रही, तो आने वाले चुनाव में सिरदर्द बनेगी आम आदमी पार्टी, मध्य प्रदेश में तीसरी शक्ति के रूप में उभर सकती है। अब किसको लाभ होगा किसको हानि होगी ये नहीं मालूम, लेकिन अभी तक तो हमने देखा है कि कांग्रेस को ये हानि होती है, और ऐसी परिस्थितियों फिर चुनावी समीकरण फिर से बदलेंगे। तो कुल मिला के आने वाले जो 20 तो 23 के चुनाव है उसको लेकर के कांग्रेस बिल्कुल ब्रजेश जी, तो सबसे बेहतर ये नहीं हो कि सारे नेता एक साथ बैठ जाएं और एक कोई ऐसा फार्मूला बनाएं कि सबसे पहले कि टिकट वितरण कैसे होगा, कि आपको किसी उम्मीदवार के लिए अड़ना है या आपको कह दिया जाए कि भैया आपके कोटे के इतने टिकट है और आप जिसको चाहें उसको टिकट दीजिए, लेकिन उसको जिता के लाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो सबसे बेहतर फार्मूला शायद वही हो कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का फार्मूला ये रहता था मनोज जी कि यदि सिंधिया जी बैठते थे तो या दिग्विजय सिंह बैठते थे या कमलनाथ बैठते थे, वो कहते कि इन लोगों को टिकट दीजिए, इनके जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। ये फार्मूला लगातार वो पार्टी अपनाती रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज वैसी परिस्थितियां हैं कि नेताओं को, आज आपके पास ऐसे कोई बड़े गुट बचे नहीं हैं। जो हैं आपके छत्रप जिनको हम कह सकते हैं आज की तारीख में, वो हाशिए पर चल रहे हैं। सिर्फ 2 नेता हैं, दोनों नेताओं में यदि तुकबंदी अच्छी है, जुगलबंदी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे में कांग्रेस के सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक साथ बैठ जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी वो कहीं पर भी इस तरह से हस्तक्षेप करें कि सर्वे के आधार पर यदि दोनों बैठेंगे। तो हमने देखा है 2018 से चुनाव से पहले कि किस तरह से दिग्विजय सिंह की भूमिका, लेकिन 18 से 23 की स्थिति बदल गई ना, क्योंकि 20 में जो कुछ हुआ है उसकी टीस तो कमलनाथ को अब भी होगी, निश्चित तौर पर होगी, और टीस होगी भी, तो आपको अभी समन्वय बनाना ही पड़ेगा। कई टीस ऐसी रहती हैं राजनीति में मनोज जी कि जिनको आपको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ता है। क्या आप ये सोचो कि दिग्विजय सिंह जी की वजह से हमारी सरकार चली गई या ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से चली गई, तो पुराने घावों पर आप रोते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको यदि आगे बढ़ना है, यदि आपने लक्ष्य ले रखा है कि 150 155 सीटें जीतना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो आपको वो सब चीज़ें दरकिनार करना होंगी कि यदि किसी की गलती है, दिग्विजय सिंह की गलती है, सिंधिया की गलती है, पार्टी के और अन्य नेताओं की गलती है, यदि वो ये मानते हैं कि अजय सिंह की भी गलती है, उन्होंने वैसी मेहनत नहीं की, वो खुद हार गए और बिंद में उनको वैसी सफलता नहीं मिली, तो ये सारी चीजें आपको साइड में करना तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस को जीतना है तो बड़े नेताओं को भूलो और माफ करो की फार्मूला सबसे पहले अपनाना होगा। इसके बाद आगे की राह उनकी आसान हो सकती है। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि फार्मूले तो 50 होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि चाहे कर्नाटक फार्मूले की बात हो या दमोह फार्मूले हो, गुजरात मॉडल हो, दिल्ली मॉडल हो, तमाम सारे मॉडल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपके पास वो उम्मीदवार हैं जो आपको चुनाव जिता सकते हैं, या वो जो कैडर है कि आप जिस भी फार्मूले के हिसाब से जिस भी कैंडिडेट को टिकट दें उसके लिए पूरे कार्यकर्ता जी जान से जुड़ जाएं और उसको जिता दें। तो सबसे पहले इस फार्मूले पर काम करना होगा कि आप कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करें, बड़े नेताओं में कैसे एकता हो और गुटबाजी कैसे ख़त्म हो। अटेंशन में फिलहाल आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।